नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं आज कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का विविध प्रश्नावली 2। इससे पहले हम विविध प्रश्नावली 2 का पहला भाग डाल चुके हैं, जिसमें हम लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर तक पूरा कर चुके हैं। आज हम इसके आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखें दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न पहला है, नाच रही पागल हो ताली दे दे चल दल का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का हमें उत्तर लिखना है। इसका उत्तर है, सावन के आने की खुशी में पीपल आदि के पेड़ खुशी से पागल हो गए हैं। वे ठहर ठहर कर ताली दे देकर नाच रहे हैं, अर्थ खुशी से झूम रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन का कहकर कवि का कहना चाहता है। इसका उत्तर है, सावन के आने से प्रकृति प्रसन्न है। प्रकृति के साथ सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे व अन्य निर्जीव वस्तुएं भी प्रसन्न है। वातावरण देखकर कवि कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं भी सावन में पानी धारा को पकड़ कर झूला, अर्थात मैं भी खुशियां मनाऊं। तीसरा प्रश्न है, सावन मन भावन क्यों लगने लगता है। इसका उत्तर है, सावन के आने की खुशी में प्रकृति को सोकर अपना श्रृंगार कर लेती है, अर्थात चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी प्रसन्न होकर चहचहाते हैं। नदियाँ तालाब लबालब भरे हैं। उस समय प्रकृति बड़ी मनमोहक लगती है, इसलिए सावन मनभावन लगने लगता है। चौथा प्रश्न है, जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का सपना अधूरा कब रह गया। इसका उत्तर है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा समाज ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ रखा था। इस आंदोलन में अंग्रेज घबरा गए। बिरसा के विरुद्ध वारंट निकालकर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ना चाहा। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्वाधीनता की लड़ाई को कुचलने की ठान ली और आंदोलन को बर्बरतापूर्वक दबाना प्रारंभ कर गोलियों की बौछार होने लगी। कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने बिरसा को पकड़ने हेतु बड़ा इनाम घोषित किया। इनाम के लालच में आकर कुछ लोगों ने सोते हुए बिरसा को पकड़कर डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया। उनके जेल जाते ही जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का सपना अधूरा रह गया। पांचवा प्रश्न है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ का मुख्य संदेश अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ का मुख्य संदेश छात्रों में पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या के दबाव में वृक्षों की घटती संख्या से हमारा पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। वर्षा का कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य विषैली गैसों का बढ़ना और इनसे नई नई बीमारियों का जन्म लेना, इन सभी का कारण बिगड़ता हुआ पर्यावरण है। अतः हमें अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर पेड़ों की रक्षा करने का एवं प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में नए पौधे लगाने का संकल्प लेना होगा। प्रश्न क्रमांक 6वां है, याचक और दाता कहानी में सही अर्थों में याचक कौन है और क्यों, कारण सहित उत्तर लिखिए। इसका उत्तर है, याचक और दाता कहानी में सही अर्थों में याचक सेठ बनारसी दास हैं, क्योंकि वृद्धा सेठ के पास पैसे जमा करती थी। एक दिन उसे मिला हुआ बच्चा बीमार हुआ तो वह पैसे मांगने सेठ के पास गई, लेकिन सेठ मुकर गया। जब सेठ ने बीमार बच्चे को देखा तो उसे पहचान लिया। फिर वह वृद्धा का धन लौटाना चाहता है, पर वृद्धा लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि धन भी उसी बच्चे के लिए एकत्रित किया गया है। इस प्रकार वृद्धा धन व बच्चा दोनों सेठ को सौंप देती है। फिर सेठ वृद्धा को बच्चे के पास ले जाता है। वृद्धा माँ को देखकर बच्चा ठीक हो जाता है। इस प्रकार कहानी में सेठ बनारसी दास याचक और वृद्धा दाता है। प्रश्न 7वां है, आपके आसपास की कोई प्रसिद्ध नदी तथा उसके आसपास का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हमने यह लिखा, हमारे मुरैना जिले में चंबल नदी गुजरती है। इसके आसपास काफ़ी दूर तक बीहड़ फैले हुए हैं, जहाँ कई कटीली झाड़ियाँ और मिट्टी की टीले हैं। इन बीहड़ों में यदि कोई घुस जाए तो उसे ढूंढ पाना मुश्किल है। चंबल नदी पर घड़ियाल संरक्षण केंद्र और जैव विविधता केंद्र स्थापित किया गया है। इनके अंतर्गत घड़ियालों की प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़कर हमें संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। संदर्भ हमने लिखा, प्रस्तुत गद्यांश लक्ष्य वेद से लिया गया है। इसके लेखक श्री रामनाथ सुमन है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि यदि आपका लक्ष्य निश्चित है तो उसके प्रति आप दृढ़ विश्वास है,
तो आप किसी भी कठिनाई को आसानी से हल कर लेते हैं। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि जब हम सूरज की किरणों को आतशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर एकत्रित करते हैं तो वह कागज जल जाता है। इसी तरह पानी में छिपी विद्युत या बिजली को कुछ यंत्रों से एकत्रित कर बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। अर्थात एकाग्रता अति आवश्यक है। किसी कार्य के प्रति एकाग्रता से इस संसार को भी हिलाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी हैं, इन पंक्तियों को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए यहाँ लिखा है, ठाऊ न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही सौ कीजिए, कहे गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत, पाहुन निस्दिन जारी रहत सब ही की दौलत। प्रश्न है, पंक्तियों में कौन सा छंद है, नाम लिखकर उनके लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है, उपयुक्त पंक्तियों में रूला छंद है। लक्षण है इसकी विशेषताएं, यह मात्रिक छंद है, इनमें 4-4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 13-13 पर यति देकर 24 मात्राएं होती हैं, 2 चरणों के अंत में तुक रहती है। प्रश्न 10वां है, प्रश्न क्रमांक 10वां है, चांद आता है तो चांदी जैसी चमक उठती है, सूरज आता है तो उस जैसी तप उठती है, यह कथन किसके लिए कहा गया है। इसका उत्तर है, यह कथन संगमरमर की चट्टानों के बारे में कहा गया है। चंद्रमा के उदय होने पर संगमरमर की चट्टानें चांदी सी सफेद चमक उठती हैं। सूर्य के उदय होने पर सूरज की किरणों का ताप उन्हें तपा देता है, उससे वे तपने लगती हैं, वे गर्म हो जाती हैं, अर्थात रात और दिन के तापमान का प्रभाव चट्टानों पर पड़ता है। 11वां प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रचलित संवत सन आदि की सूची बनाइए। इसका उत्तर है, भारतवर्ष में प्रचलित संवत सन निम्नलिखित हैं, विक्रम संवत, ईस्वी संवत, शक संवत, हिजरी संवत, शालिवाहन संवत और कली संवत। 12वां प्रश्न है, पांडवों और कौरवों की परीक्षा संबंधी घटना लिखिए। इसका उत्तर है, महाभारत काल में आचार्य द्रोण पांडवों और कौरवों को बाण विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई और सभी राजकुमार आचार्य के समीप अंतिम परीक्षा के लिए एकत्रित हुए। आचार्य ने उन्हें एक वन स्थली में ले गए। एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की आंखों की पुतली के लक्ष्य भेद का निश्चय हुआ। आचार्य ने सबको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक छोटा सा प्रश्न पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है। किसी ने कहा, वह वृक्ष की पतली टहनी है, उस पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है, उसकी आंख दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है और उसकी आंख में मैं निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सबके अनेक पदार्थ दिखते रहे और उनके बीच लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। जब अर्जुन की बारी आई और आचार्य ने उनसे वही प्रश्न दोहराया तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे सिवाय आंख की पुतली के कुछ दिखलाई नहीं देता। आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया। अर्जुन परीक्षा में सफल हुआ। 13वां प्रश्न है, गिरधर कवि की कुंडलियां पढ़कर आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुई उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, गिरधर की कुंडलियां कविता में कवि गिरधर ने नीति, लोक व्यवहार तथा ईश स्मरण के भाव व्यक्त किए। उनकी कुंडलियों में दैनिक जीवन के सूक्ष्म अनुभवों को बड़ी ही दार्शनिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इन्हें समझकर हम अपने जीवन को सरल और बेहतर बना सकते हैं। 14वां प्रश्न है, वृक्षों से लाभ विषय पर एक निबंध लिखिए। इसका उत्तर हमने लिखा है, वृक्षों से लाभ। निरंतर बढ़ते हुए तापमान और घटते हुए जल स्तर से एक बार फिर मनुष्य को वृक्षों की महत्ता का पाठ पढ़ाया है। पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने एवं संतुलित जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए वृक्ष बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है। वृक्ष मृदा अपरदन को रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं एवं इस प्रकार वे भूमि की रखवाली, पैदावार बढ़ाने वाले कहलाते हैं। मनुष्य के दैनिक जीवन में भी वृक्षों का बेहद उपयोग है। वृक्ष के कारण ही मनुष्य की श्वास है। हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्रियाँ, पढ़ाई में प्रयुक्त होने वाली कागज, स्वस्थ रखने वाली दवाएं इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण सामग्री हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। अतः जल और कल दोनों को बचाने के लिए हमें हरियाली को बचाना होगा। बारिश की पहली फुहार के साथ हमें पेड़ लगाने और उनकी परवरिश करने का संकल्प लेना होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक की विविध प्रश्नावली 2
का दूसरा भाग आपको प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।